व्यापार प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय संयोजक और जिन्हें मैं बेहद सम्मान करता हूं और हृदय की गहराइयों से सम्मान करता हूं, ऐसे आदरणीय श्याम बिहारी जी मिश्र, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष श्री कृष्णपाल जी गुर्जर और हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंडित रामविलास जी शर्मा, श्री घनश्याम जी अग्रवाल जो आपके समक्ष इस मंच का संचालन कर रहे थे, श्री मनोहर लाल जी हमारे दिल्ली के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वैसे ही व्यापारियों के लिए जूझने वाले, संघर्ष करने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के रविकांत जी गर्ग और हमारे श्री अशोक जी गोयल। बराबर मैंने देखा है प्रदेश में कि व्यापारियों की समस्याओं को लेकर सचमुच जो संघर्ष करता रहता है, ऐसे व्यक्तित्व तो यह दोनों लोग हैं। प्रहलाद जी खंडेलवाल ये हमारे उड़ीसा के, और श्री किशोर जी मेहता मुंबई, श्री कैलाश जी अग्रवाल दिल्ली से, और हमारे उमेश जी अग्रवाल, अब उनसे तो अच्छी तरह आप लोग परिचित हो ही चुके हैं। यहां की सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी उन्होंने अपने कंधों पर ले रखी है, और मैं जानता हूं कि उमेश जी अग्रवाल की व्यवस्था में कहीं पर कोई त्रुटि नहीं आ सकती है, कोई कमी आपको नहीं मिलेगी। और इस कार्य समिति में उपस्थित मेरे सभी सदस्य बहनों एवं भाइयों, आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर हम लोगों का स्वागत किया है, आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है। मुख्य अतिथि के रूप में मुझे इस कार्य समिति को संबोधित करने के लिए आपने आमंत्रित किया है, लेकिन मैं मानता हूं कि सलाम दुआ अथवा नमस्कार, प्रणाम अथवा स्वागत का कार्यक्रम एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। जहां तक व्यापार प्रकोष्ठ का है, मैं यह मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में व्यापार प्रकोष्ठ की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। कोई यह कह सकता है कि व्यापार प्रकोष्ठ की आप इतनी महत्वपूर्ण भूमिका क्यों मानते हैं? व्यापार प्रकोष्ठ की महत्वपूर्ण भूमिका मैं इसलिए मानता हूं कि सचमुच भारतीय जनसंघ की जब स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा, भारतीय जनता पार्टी की दार्शनिक अवधारणा के प्रति जितना व्यापारी समाज प्रतिबद्ध रहा है, जितना व्यापारी समाज कमिटेड रहा है, आज के कुछ वर्षों पहले यह कमिटमेंट, यह प्रतिबद्धता किसी दूसरे समाज की नहीं थी जितनी कि व्यापारी समाज की हुआ करती थी। प्रारंभ में भारतीय जनसंघ को जो ताकत मिली है वह आपके द्वारा ही मिली है। यदि आपने वह ताकत न दी होती तो मैं समझता हूं कि आज समाज के भिन्न भिन्न वर्गों के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ न जुड़ पाते और भारतीय जनता पार्टी से हिंदुस्तान की एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में खड़ी न हो पाती। यह श्रेय आपको जाता है कि प्रारंभ में जो आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी है, उसी का यह परिणाम है कि हिंदुस्तान के शेष पेशे से लगे हुए लोग भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ना प्रारंभ किया, और भारतीय जनता पार्टी को इस हालात में लाकर आपने एक समय खड़ा कर दिया था कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के रूप में भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति में अपना स्थान बनाने में कामयाब हुई। मैं तो कहता हूं कि आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास के पन्नों को पलटकर कोई देखे, बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां भारत में पैदा हुई, लेकिन एक भी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस पार्टी से अपना राजनीतिक कद बड़ा नहीं कर पाई। स्वतंत्र भारत के इतिहास में अकेली किसी एक राजनीतिक पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से भी अपना पॉलिटिकल स्ट्रेचर, अपना राजनीतिक कद बड़ा करने में सफलता प्राप्त की, तो अकेले भारतीय जनता पार्टी ने ही अपना राजनीतिक कद बड़ा करने में सफलता प्राप्त की। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रारंभ में सबसे बड़ा योगदान यदि किसी का रहा है तो आपका रहा है। जहां तक व्यापार का प्रश्न है, मैं यह मानता हूं कि जैसे मनुष्य के शरीर में बैकबोन,
रीढ़ की अहमियत होती है, वहीं पर देश की अर्थव्यवस्था में यदि किसी चीज की सर्वाधिक अहमियत होती है तो वह व्यापार और व्यवसाय की होती है। और इस समय डिमांड एंड सप्लाई चेन जो है हमारे देश का, इस डिमांड एंड सप्लाई चेन का यदि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, महत्वपूर्ण यदि बिंदु यदि कोई है तो हमारे देश का व्यापारी है। इसलिए मैं कहता हूं कि हमारे देश की जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, जो वितरण प्रणाली है, उसको सुचारू रूप से संचालित करने का काम यदि कोई करता है तो हमारा व्यापारी करता है। और यह बात मैं इसलिए कहता हूं, कारपोरेट रिटेल जिन क्षेत्रों में जाने की कल्पना नहीं कर सकता, जिन इंटीरियर्स में जाने की कल्पना नहीं कर सकता, वहां पर भी चले जाइए तो इस देश की वितरण व्यवस्था को संचालित करता हुआ कोई न कोई खुदरा व्यापारी अथवा छोटा व्यापारी आपको नजर आ जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि देश के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को सही तरीके से और प्रभावी तरीके से संचालित करने का काम यदि कोई करता है तो इस देश का व्यापारी करता है। इसीलिए मैंने कहा कि यह हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन इस व्यापारी के संबंध में चाहे हमारे रामविलास जी शर्मा जब विचार व्यक्त कर रहे थे, तो हमारे कृष्णपाल जी गुर्जर, सबने इस बात पर चिंता की कि व्यापारियों को व्यापार करते हुए जिस सुरक्षा की गारंटी मिलनी चाहिए वह सुरक्षा की गारंटी नहीं मिल पा रही है। क्योंकि सुरक्षा का संकट सबसे अधिक उसी के लिए पैदा होता है जो व्यापार करता होता है, अथवा प्रतिदिन जिसके पास व्यापार के माध्यम से कुछ न कुछ धन आता रहता है, उसी के लिए सुरक्षा का संकट सर्वाधिक खड़ा होता है। लेकिन मैंने देखा है केवल सुरक्षा का संकट ही नहीं है, और सुरक्षा के बारे में यदि कहूं तो केवल देश के व्यापारियों को ही यह सुरक्षा का संकट हो ऐसा नहीं है। आज के कुछ महीने पहले चीन के यूई नामक शहर में 2 हमारे भारतीय व्यापारियों का अपहरण कर लिया गया, लेकिन आज तक वह दोनों हमारे व्यापारी अभी तक अपहरण मुक्त नहीं हो पाए हैं। सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी और यह कहा कि हमारे जो 2 व्यापारी हैं जिनका अपहरण हुआ है चाइना के अंदर, उन्हें रिहा किया जाना चाहिए। और केवल 2 एडवाइजरी जारी करके इस सरकार ने अपने दायित्व की, अपनी जिम्मेदारी की इतिश्री मान ली। बहनों भाइयों, मैं सरकार से यह मांग करना चाहता हूं कि सरकार स्वयं ही इस संबंध में पहल करे। केवल एक इन राइटिंग एडवाइजरी जारी करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि चाइना की गवर्नमेंट पर प्रेशर बिल्डअप करे कि हमारे भारत के जो 2 व्यापारी जिनका चाइना में अपहरण हुआ है उन्हें तत्काल मुक्त कराया जा सके और उनकी स्वदेश वापसी हो सके। यह व्यवस्था सुनिश्चित कराने का काम यह भारत सरकार करे। हमारे देश में भी जैसे कैश काऊ, जैसे दुधारू गाय होती है, इस रूप में व्यापारी को बहुत सारे लोग इसी नजरिए से देखते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि टैक्स वसूलने वाले जो अधिकारी हैं व्यापारियों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। जब मैं उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री था, व्यापारियों की पंचायत बुलाई थी, तो व्यापारियों की पंचायत में लोगों ने कहा कि उस समय सेल्स टैक्स लगता था, बिक्री कर। हमारे व्यापारी भाइयों ने कहा कि मुख्यमंत्री जी, यह जो सेल्स टैक्स अफसर हैं हमें बराबर जलील करते रहते हैं, अपमानित करते रहते हैं, प्रताड़ित करते रहते हैं, जबकि हम सेल्स टैक्स की अदायगी करते हैं, हम इनकम टैक्स भी देने का काम करते हैं, फिर भी हम ही को जलील किया जाता है। और जैसे लगता है कि यह बराबर हम सभी व्यापारियों को एक अपराधी की नजर से देखते हैं। यानी कर यदि कोई चोरी करता है तो व्यापारी करता है, बड़ा से बड़ा दूसरे पेशे में लगा हुआ व्यक्ति यदि कोई टैक्स चोरी करता है तो उसे उतने हेय नजरिए से नहीं देखा जाता। लेकिन अब सामान्य व्यापारी को इस नजरिए से, भले ही वह टैक्स ठीक तरीके से जमा करता हो, लेकिन हेय नजरिए से देखा जाता है। तो उसी समय मैंने व्यापारियों को आश्वस्त किया था कि मैं जानता हूं इस सच्चाई को कि मान सम्मान स्वाभिमान यह मनुष्य के हृदय की सबसे बलवती भावना होती है। मनुष्य अपने जीवन में हर चीज से समझौता कर सकता है, लेकिन अपने मान सम्मान स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकता है। इसलिए व्यापारियों के मान सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा की गारंटी यह हमारी सरकार की है।
और उसी समय मैंने एक आदेश जारी किया था। सेल्स टैक्स का जो निर्धारण हुआ करता था वह बराबर सेल्स टैक्स ऑफिसर अपने विवेक के आधार पर करता था। मैंने कहा क्यों होना चाहिए, ताकि व्यापारी जो अपना सेल्स टैक्स का निर्धारण कम कराना चाहे वह सेल्स टैक्स ऑफिसर को कुछ पैसा दे दे और उस सेल्स टैक्स ऑफिसर की कुछ कमाई हो जाए और अपने आप उसका सेल्स टैक्स कम हो जाएगा। इस कारण विवेक के आधार पर मैंने कहा सेल्स टैक्स का उसी समय आदेश जारी किया था मैंने कि सेल्स टैक्स का निर्धारण कभी विवेक के आधार पर नहीं किया जाना चाहिए। सेल्स टैक्स का निर्धारण यदि किया जाना चाहिए तो तथ्यों के आधार पर किया जाना चाहिए, मनमाने तरीके से नहीं किया जाना चाहिए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं उसके बाद जब तक मैं मुख्यमंत्री था कोई व्यापारियों को अधिकारी जलील नहीं कर पाया था, उसे अपमानित नहीं कर पाया था। सत्ता में बैठे हुए लोगों की यदि नीयत साफ हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं व्यापारी ही नहीं बल्कि हर भारतवासी के मान सम्मान और स्वाभिमान की सुरक्षा की जा सकती है, लेकिन उसकी नीयत साफ होनी चाहिए। और व्यापार का कितना महत्व है यह भारतवासियों को बतलाने की जरूरत नहीं है। दुनिया की इंग्लैंड की एक विदेशी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर कितने वर्षों तक, सैकड़ों वर्षों तक भारत को गुलाम बनाए रखा है। समाज जीवन में अथवा राष्ट्र के जीवन में व्यापार का कितना बड़ा महत्व होता है, मैं समझता हूं एक उदाहरण यह समझने के लिए पर्याप्त है। और जिस दिन हमारे देश के व्यापारी की कमर टूट जाएगी तो इस देश की अर्थव्यवस्था को भी दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा पाएगी। आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था संकट के दौर से गुजर रही है, गंभीर संकट के दौर से गुजर रही है। और यह बात मैं इसलिए कहता हूं कि विगत 8 वर्षों से केंद्र में जो कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट की सरकार चल रही है, आपने स्वयं देखा है, आप ये महसूस कर रहे हैं कि जब से यह कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट आई है तब से महंगाई बढ़ने का सिलसिला निरंतर जारी है। 2 साल के अंदर कई बार, हो सकता है कि हमारी फिगर थोड़ी गलत हो जाए, कोई कहता है 16 बार, कोई कहता है 13 बार, 18 बार ब्याज की दरें, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतनी बार बढ़ाने की जरूरत पड़ी। आजाद भारत के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है। जैसे लगता है कि देश की, कंट्री की इकोनॉमी पूरी तरह से डिरेल्ड हो गई हो, पटरी से जैसे इस देश की अर्थव्यवस्था उतर चुकी है, हालत यह हो गई है। नॉन प्लान एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है। और इतना ही नहीं, जीडीपी की ग्रोथ रेट 2012 के अंतिम, ये जो 3 महीने जो गुजरे हैं उसमें जीडीपी की ग्रोथ रेट घटकर 5.6% हो गई। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं इस समय तो 7% से नीचे जीडीपी की ग्रोथ रेट भारत की पहुंच चुकी है। लेकिन हम लोगों ने भी सरकार चलाई है इस देश में। कौन नहीं जानता उस आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत को, एनडीए की सरकार को। जब तक 6 वर्षों तक लगातार हमारी सरकार रही है, महंगाई पर पूरी तरह से काबू पाने में हमने शानदार सफलता प्राप्त की है। हम लोगों के समय में ग्रोथ रेट, विकास दर जीडीपी की तेजी के साथ बढ़ी। और 2004 में जब हम लोग सत्ता से हटे हैं तो 8.4% की जीडीपी की ग्रोथ रेट उस समय थी। लेकिन आज 8 वर्ष सत्ता में रहने के बाद कांग्रेस के यूपीए गवर्नमेंट ने इस जीडीपी की ग्रोथ रेट को लाकर 7% से नीचे कर दिया है। यह बहुत सामान्य स्थिति नहीं है। आर्थिक दृष्टि से जिस भारत को हम एक ताकतवर भारत बनाना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि यह हमारा स्वप्न कभी भी साकार नहीं हो पाएगा। राजस्व की प्राप्तियां जितनी होती हैं उससे ज्यादा राजस्व का खर्च होता है, यानी रेवेन्यू रिसीप्ट से ज्यादा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय वेलफेयर एक्सपेंडिचर यानी कल्याणकारी मामलों में वोट बैंक बनाने के लिए सरकार के द्वारा जो खजाने से पैसा दिया जाता है, जिसे वेलफेयर एक्सपेंडिचर कहते हैं, वेलफेयर एक्सपेंडिचर प्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर से कई गुना, 10 गुना, 12 गुना अधिक भारत में हो गया है। कैसे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी? फिस्कल डेफिसिट 5.6% हो गई है। करंट अकाउंट डेफिसिट यह भी 4.5 या 4.6% कुछ आसपास इसी के है। हो सकता है कि 0.1, 0.2% की कोई गड़बड़ी हो, लेकिन लगभग यही है।
लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट यदि 4.5% की सीमा को इस समय पार कर चुकी है। 6 वर्षों तक हम लोगों की हुकूमत में करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं थी, बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, यानी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए जो हमारी एनडीए की सरकार थी, उस समय था सरप्लस करंट अकाउंट। हुकूमत कैसे चलाई जाती है, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, यदि यह कला यदि किसी को सीखनी हो, भले ही अटल बिहारी वाजपेयी जी अर्थशास्त्री न रहे हों, लेकिन उन्होंने 6 वर्षों तक इस देश में शासन चलाकर यह बतला दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सशक्त एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। सारी दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े निवेशक भारत की ओर दौड़ने लगे थे। भारत दुनिया का एक निवेश का, इन्वेस्टमेंट का एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितनी तेजी के साथ हो रहा है। आज हिंदुस्तान में जो चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं, बहनों भाइयों, इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे आदरणीय नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। उनकी काल्पनिक क्षमता को यह श्रेय जाता है। गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार यह सिलसिला किसी ने प्रारंभ किया था तो अटल जी ने प्रारंभ किया था। होता क्या है, इससे जीडीपी की ग्रोथ रेट भी बढ़ती है। बहुत सारे बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलता है जब इस प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की जाती है। 8 वर्ष के बाद डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कोई बैठक बुलाई थी और बैठक बुलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में कोई योजना उन्होंने तैयार कराई है। और मुझे जानकारी मिली है कि शायद उस पर $1 ट्रिलियन से अधिक की धनराशि खर्च होगी, लेकिन उतना पैसा उनके पास है नहीं। इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उस योजना को क्रियान्वित करने का फैसला इस सरकार ने लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, यह योजना आपने सत्ता में आते ही क्यों नहीं प्रारंभ की? यदि सत्ता में आते ही अर्थशास्त्री न होते हुए भी यदि अटल बिहारी वाजपेयी यह योजना प्रारंभ कर सकते हैं, तो अब अर्थशास्त्री होने के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी यह योजना प्रारंभ में ही क्यों नहीं प्रारंभ कर पाए? यह बात हमारी समझ के परे है। क्या मजबूरी थी? किसने आपके हाथों को बांध रखा था? लेकिन सच्चाई है कि अब तो देश की अर्थव्यवस्था यह पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है और फिस्कल डेफिसिट के बारे में मैंने बताया 5.6% तक पहुंच चुकी है। और इतना ही नहीं है, ऐसे कुछ कठोर फैसले, अब सरकार यह आमादा है, सरकार इस समय आमादा है कि हम जो दुनिया की विदेशी कंपनियां हैं जिन्हें मल्टीनेशनल कहते हैं, उन मल्टीनेशनल्स को लाएंगे और भारत में मल्टी ब्रांड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि हम इजाजत देंगे। इस पर यह सरकार पूरी तरह से आमादा है। लेकिन विश्वास दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों की भारतीय जनता पार्टी संसद के दोनों सदनों में इस सरकार पर दबाव बनाएगी और मल्टीनेशनल मल्टी ब्रांड में किसी भी सूरत में एफडीआई की इजाजत इस सरकार को हम नहीं देंगे। मैं कहता हूं कि यदि आप यह मानते हैं कि एफडीआई के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत मिल सकती है, मजबूती मिल सकती है, तो मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि यह मल्टीनेशनल्स जब वेस्टर्न यूरोप में जाकर, पश्चिमी यूरोप में जाकर वहां पर जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो वहां की अर्थव्यवस्था क्यों नहीं मजबूत होती है? क्यों नहीं यह मल्टीनेशनल्स कंपनी वहां जाकर जम जाती हैं? क्यों लाकर आप उन्हें भारत में जमाना चाहते हैं? मल्टीनेशनल्स कंपनी जब सीधे विदेशी पूंजी निवेश जब करती हैं बहनों भाइयों, तो आपको मालूम है पहले तो सामान सस्ता मिलेगा, लेकिन जब उनका ब्रांड बाजार में चल जाता है तो उसके बाद आप तो यदि मुनाफा लेते हैं, हमारे फुटकर व्यापारी यदि मुनाफा लेते हैं 15%, 20%, 10% के मुनाफे पर अपना व्यापार करते हैं, लेकिन यह मल्टीनेशनल्स कंपनी जब आएंगी पहले तो आपको सस्ता देंगी, सस्ता सामान मिलेगा, लेकिन जो हमारा एक खुदरा व्यापारी, फुटकर व्यापारी, रिटेल ट्रेडर, जब यह समाप्त हो जाएगा, बैठ जाएगा अपने घरों में, तब उसके बाद मनमानी तरीके से वह मुनाफा कमाना प्रारंभ करेंगे। और वह पैसा कहां? भारत में रहेगा, वह पैसा दुनिया के दूसरे देशों में चला जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में
मल्टी ब्रांड में एफडीआई की इजाजत नहीं देगी। निवेश का जहां तक इन्वेस्टमेंट यदि सरकार चाहती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू करे, आधारभूत ढांचों का विकास करे, दुनिया के लोग आएंगे यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इनकी रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग और करप्शन 3 ऐसे मुख्य कारण रहे हैं जिससे कि यहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डिरेल्ड हुई है। प्रमुख रूप से 3 कारण रहे और इनके रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी का ही यह परिणाम है कि रुपए की कीमत बाजार में तेजी के साथ गिर रही है डॉलर के मुकाबले। रुपए की कीमत, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपए की कीमत यदि गिरेगी, रुपया यदि हमारा कमजोर होगा तो भारत बहनों भाइयों कभी मजबूत नहीं हो सकता है। भारत को यदि मजबूत करना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को यदि हम ताकत देना चाहते हैं, तो हमें अपने रुपये को भी डॉलर के मुकाबले मजबूत बनाना होगा, तभी हम कर सकते हैं। अब उसका परिणाम क्या है? रुपया कमजोर होने के कारण जो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो विदेशी निवेशक थे, वह मुंबई के बाजार में अपना शेयर बेचकर, पैसा लेकर वह भारत से भग रहे हैं, अपने अपने देशों की ओर जा रहे हैं। ऐसी दयनीय स्थिति इस सरकार ने अपनी गलत नीतियों के कारण पैदा कर दी है। एक सिलसिला यहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग का प्रारंभ हुआ। अरे अटल जी की भी हुकूमत रही है इस देश में। हम लोगों ने फूड ग्रेन्स अथवा जो बहुत सारी इस प्रकार की महत्वपूर्ण इसेंशियल कमोडिटीज थी, जो आवश्यक उपभोग की वस्तुएं थी, उनको फ्यूचर ट्रेड से हम लोगों ने उसे बाहर रखा था। अब केवल मोबाइल के माध्यम से भाव तय होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की कीमतें तय होती हैं, और फ्यूचर ट्रेडिंग जितनी ही बढ़ती जाएगी, महंगाई भी उसी रेशियो में उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग से जो हमारी आवश्यक उपभोग की वस्तुएं हैं उन्हें बाहर किया जाना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही स्पष्ट सोच है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग का भी, इस मामले को हम लोगों ने संसद में भी उठाया था, फिर भी इस सरकार ने उस संबंध में जो निर्णय करना चाहिए, कुछ आइटम्स को इस फ्यूचर ट्रेडिंग से बाहर करने के लिए, शायद अभी आज तक बाहर नहीं किया है। मैं जीएसटी के बारे में मैं कहना चाहता हूं। पहले वैट आया, वैट के संबंध में इस सरकार ने यह कहा कि साहब वैट, हम एक टैक्सेस के मामले में यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, एक समानता सारे देश में लाना चाहते हैं, इसलिए हम वैट लागू करेंगे। और खैर किया हम लोगों ने। काफी दिनों तक यह समानता कुछ राज्यों में रही भी, लेकिन सरकार ने आते ही सब कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वैट को लेकर भी जो पैरिटी होनी चाहिए, जो समानता होनी चाहिए, वो नहीं रह गई। अब एक दूसरा तरीका निकाला गया है जीएसटी का। अब जीएसटी के बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाएगा। वैसे तो वित्त मंत्री जी ने संसद में यही कहा है कि हम मानसून सत्र के बाद इसे लागू करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वर्ष के अंत में इस जीएसटी को हम लागू करेंगे। मैं जीएसटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि एक इस पर हाई पावर्ड कमेटी अब काम कर रही है, स्टैंडिंग कमेटी भी इस संबंध में विचार कर रही है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों को मैं पुराणों की एक कथा उन्हें मैं सुनाना चाहता हूं। अगस्त्य मुनि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह पुराणों की कथा है। अगस्त्य मुनि, अगस्त्य मुनि की पत्नी, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, अगस्त्य मुनि की पत्नी ने कहा कि मुनि जी, यदि आप चाहते हो कि कोई ना कोई शिशु हमारे गर्भ में आए, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी, पहले आप एक मकान बनवाइए, एक अच्छा भवन बनवाइए। मुनि जी बहुत ही संकट में पड़े और मुनि जी ने कहा कि ठीक है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और व्यापारियों के पास जाकर ही और उनसे कुछ दान में ग्रहण करके ही मैं इतना भव्य भवन बनवा सकता हूं, नहीं तो हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो वह गए। अब देखिए, अगस्त्य मुनि भी जब लोगों ने से दान के लिए गए, डोनेशन के लिए जब राजाओं के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि राजा, इस बात का ध्यान रखना कि हमें वही पैसा, वही धन जो है डोनेशन के रूप में देना, जिस धन को देने के बाद
आम नागरिकों के ऊपर, आम जनता के ऊपर और राज्य के व्यापारियों के ऊपर कोई एडिशनल टैक्स न लगने पाए, अतिरिक्त कर न लगने पाए, यह सावधानी उन्होंने उस समय भी बरती थी। आज धड़ाधड़ टैक्सेस लोगों के ऊपर इंपोज किए जा सकते हैं। मैं हुकूमत चलाकर मैं देख चुका हूं, मनमाने तरीके से टैक्सेस इंपोज करने से कभी रेवेन्यू बढ़ता नहीं है। बहनों भाइयों, हमने तो टैक्सेस को, ये हमारे बैठे हैं पंडित श्याम बिहारी जी मिश्र इस बात के साक्षी हैं, अशोक गोयल जी हैं, रविकांत जी गर्ग, सारे लोग इस बात के साक्षी हैं। लगभग 100-150 से अधिक आइटम्स पर मैंने सेल्स टैक्स पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, उसके बावजूद हमारी रेवेन्यू इनकम बढ़ गई। 156 आइटम्स का जो है मैंने पूरी तरह से सेल्स टैक्स ही समाप्त कर दिया था, हमारी रेवेन्यू इनकम बढ़ गई थी। ऐसा नहीं है कि व्यापारी देना नहीं चाहता, व्यापारी देना चाहता है, लेकिन इतना ही टैक्स उसके ऊपर इंपोज करो जिसे वह व्यापारी बर्दाश्त कर सके, ईमानदारी के साथ उसे दे सके। उसकी नीयत पर यह कभी संदेह नहीं किया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, कुछ हमारे पंडित श्याम बिहारी जी मिश्र ने कुछ बातें कही हैं। एक तो उन्होंने पेंशन की बात कही है। वैसे बीमा का यह काम तो प्रारंभ कर दिया था मैंने ना, मुझे कर दिया था, उत्तराखंड में किया है, उत्तराखंड में भी किया। और मैं समझता हूं शायद मध्य प्रदेश में भी इस योजना के संबंध में, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने पंचायत बुलाई थी शिवराज सिंह जी ने, जहां तक मुझे। अच्छा नहीं, ठीक है, मैं बात करूंगा उसके बारे में। वहां 2 लाख बिहार में भी कर दिया। सबसे पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में उस समय शुरू किया था, 2001 में इसे प्रारंभ किया था। लेकिन आप विश्वास रखिए, कम से कम भाजपा शासित राज्य अथवा एनडीए शासित राज्यों में निश्चित रूप से यह योजना लागू होगी, और छत्तीसगढ़ में भी है। हाँ, लेकिन मैं बात करूंगा उन मुख्यमंत्री से भी इस संबंध में मैं चर्चा करूंगा। एक वैसे पेंशन की व्यवस्था करना, यदि कोई एकदम बिल्कुल जीवन भर अपना योगदान करते करते इस हालात में पहुंच जाता है, तो कुछ उसमें व्यवस्था सरकार कर सकती है। कुछ सर्टेन परसेंटेज अथवा कुछ ऐसे प्रतिवर्ष यदि उस व्यापारी से नॉमिनल जो कुछ भी होता है उसे जमा कराए, और उसके बाद जब वो काम करने लायक नहीं रह जाता है तो उसे पेंशन की व्यवस्था दी जा सकती है। और सामाजिक बीमा की भी व्यवस्था उस समय मैंने की थी। मेरा विश्वास है कि यह जो आपकी कार्यसमिति की बैठक हो रही है, इस कार्यसमिति की बैठक में आप कुछ महत्वपूर्ण फैसले करेंगे, और आप सब भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही प्रमुख और प्रभावी कार्यकर्ता हैं और अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही अहम भूमिका का आप निर्वाह करते हैं। और हमारा मानना है, चाहे हम कोई कार्यक्रम लेते हैं, चाहे हम कोई आंदोलन चलाते हैं, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम यदि कोई करता है तो आप ही करते हैं। और आपके लिए कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट ने इस समय एक अवसर दिया है। सारा देश इस समय कांग्रेस ने यूपीए गवर्नमेंट से हताश हो चुका है। लोग यह महसूस करते हैं कि अब जल्दी लोकसभा का चुनाव हो, ताकि हम इस कांग्रेस ले यूपीए गवर्नमेंट को भारत से उखाड़ फेंकें और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए की सरकार हम इस हिंदुस्तान में लाएं। यह लोगों की यह चाहत है, यह लोगों की यह इच्छा है, लोग चाहते हैं। और मुझे तो लगता है कि 2014 में अब तो पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वह भी कहने लगे हैं कि अगली सरकार यदि यहां पर बनेगी तो बीजेपी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनेगी। बहनों भाइयों, पूरी ताकत के साथ हम सबको खड़े होने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम लोगों की जो मनोकामना है, हम लोगों की जो इच्छा है, वो पूरी होगी। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की हमारी एनडीए सरकार इस हिंदुस्तान में होगी, देश की अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर चुकी है, पुनः उसे पटरी पर लाने में हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए, और 2 दिनों तक सफलतापूर्वक आपकी यह कार्यसमिति की बैठक चले, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।